आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स का कैपेसिटेंस वाले पार्ट का वन शॉट करने वाले हैं। हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? हम लोग ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, डाइइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है और होता क्या है वो सब कुछ, फिर कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, आइसोलेटेड कंडक्टर, पैरेलल प्लेट, फिर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एनर्जी स्टोर्ड पढ़ेंगे इन अ कैपेसिटर। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो ये सारे सारे हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि आप इस चैप्टर का फर्स्ट वाला पार्ट का वन शॉट देखो तो मैंने आई बटन पे वीडियो दे रखी है, आप वो देख सकते हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब बचाना किसी चीज को। किसको बचाना? तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना उनको बचाना। अब कैसे बचाएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं ऐसे करके, ये बीच में उसके क्या होता है, होल होता है जहां पे हम लोग अपना इंस्ट्रूमेंट रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना इंस्ट्रूमेंट रखते हैं। अब ये क्यों रखते हैं, कैसे बचाते हैं? हम लोगों को एक चीज पता है, क्या कि कंडक्टर के अंदर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती है, नहीं जा पाएगी, वो यहीं पे ब्लॉक हो जाएगी। किसी भी डायरेक्शन से आएगी वो यहीं पे ब्लॉक हो जाएगी, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो अगर यहाँ तक नहीं पहुंच पाई है, तो आपके इंस्ट्रूमेंट को कुछ डैमेज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। आप अगर कुछ भी काम कर रहे हो तो उससे पहले अगर आपने इसमें रख दिया है तो आप उसमें एरर की पॉसिबिलिटी बहुत कम कर देते हो। तो यही होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जिसमें आप किसी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट को किसी भी एक कंडक्टर के अंदर रखते हो और उसको चार्जेस से बचाते हो। तो ये आपका फर्स्ट वाला टॉपिक हो गया। अब सेकेंड वाला टॉपिक है डाइइलेक्ट्रिक। तो डाइइलेक्ट्रिक होता क्या है? तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, उनमें कोई भी फ्री चार्जेस नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? कोई भी फ्री चार्जेस नहीं होते हैं। तो कौन से चार्जेस होते हैं? दो टाइप के, एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। अब पोलर और नॉन पोलर क्या होता है? तो हमारी जैसे अर्थ है ना उस पर दो पोल है ना, नॉर्थ और साउथ, वैसे ही इन पे भी होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ और साउथ नहीं है, प्लस और माइनस। तो जैसे कोई भी ऐसे करके कोई भी एक इसका पार्टिकल होगा, इस पे क्या होगा, प्लस और माइनस चार्ज इसके सेपरेटेड होंगे, अलग अलग होंगे, तो वो क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। अब नॉन पोलर कौन से होते हैं? नॉन पोलर होता क्या है? तो अगर कभी भी ना हम इन पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाएंगे, क्या कराएंगे, इन पार्टिकल से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाएंगे, तो पहले तो ये क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। बाद में जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, पोलर बन जाएंगे। समझ में आया? ये क्या बन जाएंगे, बाद में पोलर बन जाएंगे। समझ में आया ना? तो ये क्या होता है, ऐसे पार्टिकल होते हैं या ऐसे एटम्स होते हैं जो पहले तो क्या होंगे, जिनमें कोई डाइपोल नहीं होता है, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। ये क्या है, पोलर मतलब डाइपोल है एक तरीके से, देखो प्लस और माइनस है। समझ में आया? तो कोई भी डाइपोल नहीं होता है पहले, लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं क्या हो जाता है, उसमें डाइपोल बन जाता है और इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब डाइपोल मोमेंट बन चुका है, हल्का बन चुका है, लेकिन आप बढ़ाते रहो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक टाइम ऐसा आएगा ये बीच से टूट जाएगा और यहाँ पे अलग सा प्लस, यहाँ पे अलग सा माइनस हो जाएगा, बिल्कुल फ्री आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फ्री आयंस में टूट जाएंगे। तो जिस पॉइंट पे या जिस वोल्टेज पे ये क्या हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे ना, किसमें, फ्री आयंस या फ्री आयंस बोल सकते हो आप, फ्री आयंस में टूट जाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक हो चुके हैं ना हमारे सारे आयंस, तो क्या होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। समझ में आए? ब्रेक डाउन वोल्टेज होता क्या, ऐसा पोटेंशियल जिसमें या इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी भी एटम को दे दो या किसी भी डाइपोल को दे दो जिसके बाद वो क्या हो जाए, फ्री आयंस में कन्वर्ट हो जाए, वही क्या होता है आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब एग्जैक्ट अगर डेफिनेशन सुननी है तो ये सुन लो, डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज टू अ लिमिट व्हेन ऑल डाइपोल ऑफ अ मीडियम ब्रेक एंड फ्री चार्जेस डेवलप इन अ मीडियम एंड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, लास्ट में क्या हो जाते हैं, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये टूट गए, फ्री आयंस में हो गए कन्वर्ट, और ये क्या हो जाता है, फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका डाइइलेक्ट्रिक होता है ना, ये आपका डाइइलेक्ट्रिक होता है, ये पता है क्या होता है, ये एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है। क्या होता है, इंसुलेटिंग मीडियम होता है ये। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंसुलेटिंग मीडियम होता है। और जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ना सबके सब आयंस फ्री हो जाएंगे, फिर ये क्या बन जाता है, एक कंडक्टर बन जाता है। तो याद रखना, पहले तो डाइइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, कंडक्टिंग मीडियम बन जाता है। समझ में आ गया? अब एक और टर्म होती है इसमें, वो क्या होती है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होता क्या है, तो जितना ये देखो, आपने यहाँ पे एक सिंपल आइटम था जिसपे कोई डाइपोल नहीं था,
आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दी, ये डाइपोल में कन्वर्ट हो गया। तो जितना इसका डाइपोल मोमेंट होगा ना, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट लेंथ, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट लेंथ, इसी को हम क्या कह देते हैं? पोलराइजेशन। सॉरी, पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम क्या कह देते हैं? पोलराइजेशन। क्या बोल देते हैं इसको? ही पोलराइजेशन बोल देते हैं। समझ में आ गया? तो इसका लिखते कैसे ये, इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से। P इक्वल्स टू काई इंटू ई। अब ये काई क्या होता है? काई होती है आपकी ससेप्टिबिलिटी। क्या होती है? ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है फिर? अब बताओ ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? हम जैसे परमिटिविटी पढ़ी थी ना, वह ससेप्टिबिलिटी अलग चीज है। परमिटिविटी क्या होती है कि कितना अलाउ कर रहा है कोई भी मीडियम चार्जेस को पास करने के लिए, वो क्या होती है आपकी? ससेप्टिबिलिटी। वो सॉरी, परमिटिविटी। अब ससेप्टिबिलिटी क्या होती है फिर? आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दी, ये क्या हो गया? ये आपका डाइपोल में कन्वर्ट हो गया। अब डाइपोल में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा? ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद हुआ ना, तो बस यही है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना जब किसी भी मीडियम पे पड़ती है या किसी भी पार्टिकल पे पड़ती है, तो ये मीडियम या पार्टिकल अपने आप को कितना अलाउ करता है पोलराइजेशन के लिए, वही क्या होता है? आपकी ससेप्टिबिलिटी होती है। समझ में आ गया? ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? तो अगर एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन सुनोगे तो ये होती है, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम कॉजेस पोलराइजेशन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इस मीडियम को पोलराइज कर पाता है, वही क्या होता है आपका? डाइलेक्ट्रिक, सॉरी, वही क्या होती है आपकी? ससेप्टिबिलिटी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या? आपका कैपेसिटर। तो कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर ना एक्चुअली दो कंडक्टर का अरेंजमेंट होता है। कैसे होता है? अब वो ये डायग्राम में देख लो आप, दिख रहा है इसमें क्या है? दो प्लेट्स हैं, बीच में डाइलेक्ट्रिक है, तो बस यही चीज क्या होती है? आपकी कैपेसिटर होती है। अब ये काम क्या करती है? इसका काम पता है क्या होता है? चार्जेस को स्टोर करना। क्या होता है इसका काम? चार्जेस को स्टोर करना। अब ये कितना, किस पे कितना डिपेंड करता है? प्लेट्स बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, कैसे भी जो भी चीज है वो हम आगे बढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको कैपेसिटर समझ आ गया ना? अब देखो, कैपेसिटर तो आ गया समझ, लेकिन फिर ये दूसरी टर्म भी आ जाती है, ये होती है कैपेसिटेंस। ये क्या होता है फिर? तो कैपेसिटर तो हमारा सिंपल ऐसे करके बन जाता है, ये दो प्लेट्स है, इसके बीच में कोई भी मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा या फिर सिंपल मीडियम एयर होगी, तो ये क्या बन गया? आपका कैपेसिटर हो गया। इसका क्या होता है? ऐसे करके हम लोग स्टोर करा देते हैं इसमें चार्जेस। ये भी है, सपोज करो यहाँ पे माइनस क्यों है, यहाँ पे प्लस क्यों, चार्ज स्टोर है, यही होता है। हम लोग को सिंपल पता लग रहा है इसमें कितने चार्ज जाएंगे, जितनी ज्यादा आप वोल्टेज दोगे उतना ही तो चार्ज जाएंगे, तो वही तो होता है आपका क्यों, जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है वी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है? वी के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है तो क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा सी। अब ये जो आपका सी है ना, यही आपका क्या है? कैपेसिटेंस है। क्या है? ये आपका कैपेसिटेंस है, ये कांस्टेंट है। अब कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटेंस होता क्या है? तो ये भी ना आप एक तरीके से एक एबिलिटी समझ लो, कैपेसिटर की कितनी एबिलिटी है कि ये चार्जेस स्टोर कर सकता है। चार्ज, कैपेसिटर क्या होता है? जो चार्ज स्टोर करता है। अब कितना चार्ज स्टोर करता है, वही ये क्या है? कैपेसिटेंस है। इतना आ गया समझ? वो क्या है? आपका कैपेसिटेंस है। अब ये कैपेसिटर, अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैपेसिटर को एक सिंगल बॉडी रखी है। सपोज करो मैं ये ऐसे मीडियम ना बना के, ये ऐसे फिगर ना बना के, मैं कैपेसिटर को ऐसे करके दिखाता हूं, ठीक है? सपोज करते हैं ये क्यू चार्ज स्टोर कर सकता है। कितना चार्ज स्टोर कर सकता है? क्यू चार्ज स्टोर कर सकता है। ये एक आइसोलेटेड बॉडी है। क्या है? ये आइसोलेटेड बॉडी है। अब आइसोलेटेड मतलब अकेली रखी हुई बॉडी, आइसोलेटेड बॉडी। अब आप मुझे ये बताओ कि इस पे कितना चार्ज होगा? इस पे मैं मैक्सिमम, या क्या बोल सकता हूं, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? ये बताओ आप। नहीं पता? मैं बताता हूं, चलो। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, और हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? हमने वी का ही फॉर्मूला पढ़ा है। जिसको नहीं आता है वो पिछली वीडियो देख सकता है। मैंने पूरा ये तभी वी का मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया है मैंने कि वो वाला लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। के क्यू बाय आर, यही होता है। अगर मैं इसका रेडियस क्या मान लेता हूँ? आर मान लेता हूँ, ठीक है? तो अगर मैं ये वाली वैल्यू ऊपर रख दूँ, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन के क्यू अपॉन वी, इसलिए ऊपर आ गया, ये कट जाएगा, तो सी कितना आ गया? ये कितना होता है? के 1/4πε0, तो 4πε0 कितना आ गया? ऊपर आ गया आर। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी तो इतनी होती है। अब आर, तो आर अगर आपको किसी का भी निकालना है तो आप बस आर की जगह पर उसका रेडियस रख दो, आपको उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। लेट से के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, अर्थ का रेडियस निकालता हूँ, अर्थ का रेडियस ले लेता हूँ। तो अर्थ, जो अर्थ है ना हमारी, वो भी एक कैपेसिटर है, तो उसका कितना कैपेसिटेंस है वो देख लेते हैं। कितना होता है इसका? 6400 किलोमीटर पढ़ते हैं ना हम लोग,
इंटू 10⁻³ कर दिया, तो C कितना आ गया, ये अगर करोगे ना तो ये आ जाता 711 माइक्रो फेराडे। फेराडे इसकी क्या होती है, फेराडे क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। ये आपको आ गया समझ। ये देखो माइक्रो 10⁶, इतना छोटा आ रहा है, तो कभी भी ना हम लोग हमेशा माइक्रो फेराडे तो कभी देखेंगे ही नहीं, क्योंकि जब अर्थ इतनी बड़ी है उसका कैपेसिटेंस देखो कितना छोटा आ रहा है। समझ में आ गया, कितना छोटा आ रहा है, 711 माइक्रो फेराडे, इतना छोटा कैपेसिटेंस है। तो अब हम लोग फेराडे में तो कभी नापेंगे नहीं इसको, ना ही हम लोग उसमें मिली वगैरह में नापेंगे, किस में नापेंगे, माइक्रो में। इसलिए हम लोग ज्यादातर किस में पढ़ते हैं, माइक्रो फेराडे में पढ़ते हैं। अभी हमने आइसोलेटेड बॉडी का तो पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ते हैं जो दो बॉडी रखी है ना, तो उनके बीच में कैसे निकालेंगे कैपेसिटेंस। बहुत सिंपल है वो भी। सपोज करो ये आपकी ए बॉडी है, ये आपकी बी बॉडी है, ए बॉडी है बी बॉडी है, ठीक है। इसका V1 Vx मान या Va मान लो, Va इसका पोटेंशियल है, Vb इसका पोटेंशियल है, ठीक है। इसका जो कैपेसिटेंस है वो मान लेते हैं Ca, इसका जो कैपेसिटेंस है वो Cb मान लेता है, ठीक है। अब हमारा ये क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। अब हम लोग क्या मानते हैं, लेट से इन दोनों का कैपेसिटेंस मिला के C मान लेते हैं। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, चार्ज कैसे निकाल सकते हो या कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हो, क्यों मान लेता है टोटल चार्ज इस पे अपॉन Vx माइनस Vb, या Va है ना इसमें, तो Va माइनस Vb, बस ऐसे करके निकाल सकते हो अगर कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो। अब हम लोग पढ़ते हैं शेयरिंग ऑफ चार्जेस, बट उससे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उससे आपको क्या लगता है, कैपेसिटर जो है ना उसके लिए मेन क्या चीज है, कब उसमें चार्ज स्टोर होगा, जब उसमें ना आपके कम से कम 2 प्लेट्स लगेंगी, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब जो शेयरिंग ऑफ चार्जेस है, अब शेयरिंग ऑफ चार्जेस होता कैसे है, अगर मैं नॉर्मली बात करूं इसकी, अभी इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ये आपका क्या है, कैपेसिटर है। आपने इसमें दी क्यू चार्ज दिया आपने, तो कैसे बटेगा बताओ ये क्यू चार्ज, बताओ। ये ना इधर पे आ जाएगा आधा चार्ज और बाकी जगह पे आ जाएगा आधा चार्ज, इधर पे Q/2 और इधर पे भी Q/2, ऐसे करके बढ़ता है इसका चार्ज, आधा इधर तो आधा इधर। अगर आप सिर्फ प्लस चार्ज देते हो, आधा प्लस इधर आधा माइनस, आधा प्लस इधर, ठीक है, ऐसे करके बढ़ता है। अब हम लोगों ने शेयरिंग ऑफ चार्जेस किस में देखते हैं, फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर। अब आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए कैसे देखेंगे, आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए देख ले, ये देखो सपोज करो मैंने ऐसे करके एक बॉडी बनाई, ऐसे करके मैंने दूसरी बॉडी बनाई, ये मेरा है सपोज करो एक्स बॉडी, ये मेरी वाई बॉडी। इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, Cx है, इसका जो है Cy है। ये आप एक काम करो C1 और C2 ले लो, ज़्यादा सही है। कितना है, C1 है और इसका कितना है, C2 है। सपोज करो इस पे जो चार्ज स्टोर हो सकता है वो हो सकता है Q1 और इस पे हो सकता है Q2, ठीक है। कितना हो सकता है, इस पे हो सकता है Q1 और इस पे हो सकता है Q2। अब मेरे को बताओ ये वाले पे वोल्टेज कितना होगा, Q1/C1, ऐसी तो होगा इसका वोल्टेज। हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं Q = C/V, बस मैंने क्या कर दिया, C को नीचे डाल दिया, समझ में आ गया ना। इसका क्या था, कैपेसिटेंस C1 है और इस पे चार्ज कितना है, Q1 है, इसका C2 है कैपेसिटेंस, इस पे चार्ज कितना है, Q2 है। अब सिमिलरली ऐसी करके इसका कितना हो जाएगा, Q2/C2। अब ये तो हो गया इसके जब ये अलग अलग थे। मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब मैं मानता हूं इनमें ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होना स्टार्ट हो गए होंगे, जब तक दोनों में बराबर नहीं आ जाएंगे इनके साइज के हिसाब से, तब तक तो होता रहेगा। ये हमने पहले ही पढ़ा है किसी और कॉन्सेप्ट में, किसमें पढ़ा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ये क्या है, सपोज करो इसमें फाइनल चार्ज कितना हो गया, Qx हो गया, इसमें फाइनल कितना हो गया, Qy हो गया। अब क्या होगी इसकी वोल्टेज, अब ये मान लेते हैं कि Vx जो थी वो कितना हो जाएगा, Qx/C1, ये Cx हो जाएगा, नहीं, कैपेसिटर एक कांस्टेंट है तो कैपेसिटर चेंज नहीं होगा, इसलिए C1 ही रहेगा। इसका कितना हो जाएगा, Qy/C2, ठीक है। इसका Vx कितना हो गया, इतना हो गया, Vy कितना हो गया, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या मान लेते हैं हम लोग, इन दोनों में जब चार्ज बराबर हो गया होगा इनके हिसाब से, तो इन दोनों का पोटेंशियल भी क्या हो गया होगा, सेम हो गया होगा, ठीक है। पोटेंशियल सेम मतलब Vx इसके बराबर आ गया, Vy के बराबर आ गया, तो ये कितना हो गया, Vx/C1 = Qy/C2, इतना हो जाएगा। अब ना जो इनका रेशियो होगा वो पता है किसके बराबर होगा, जो टोटल चार्ज होगा ना अपॉन टोटल कैपेसिटेंस के बराबर होगा।
ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस के बराबर होगा। अब देखो, आपको अगर कोई भी 3 चीज़ें पता है ना, आप निकाल सकते हो। अगर आपको देखो ये वाला और ये वाले के बीच में आपको अगर टोटल चार्ज पता है और आपको C1 और C2 का दोनों का वो पता है कैपेसिटेंस, अब यहाँ से QX निकाल सकते हो। आपको अगर ना यहाँ पर C1 पता है, C2 पता है और QX और QI का सम पता है, टोटल कितना होगा, तो आप ये वाला निकाल सकते हो QX कितना होगा। सेम इसी से क्या निकाल सकते हो, QI भी निकाल सकते हो, अलग अलग निकाल सकते हो। सपोज करो मैंने ये टोटल सम था मेरा 10 माइक्रोफेराड, ये था माइक्रोकूलम था, समझ में आया? और ये था 2 माइक्रोफेराडे का, ये भी 2 माइक्रोफेराडे का था। तो निकालो QX कितना होगा, वो आप निकाल लेना। तो ऐसे करके हम लोग ना कभी भी हमको अगर 2 आइसोलेटेड बॉडी को जब हम कनेक्ट करते हैं, उसके बाद उनमें जो चार्ज सेपरेटली होगा वो भी निकाल सकते हैं। अगर आपको दोनों का पता है तब तो सिंपल सम कर दो, आपका आ ही जाएगा। अगर आपको टोटल निकालना है तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये तो भाई बहुत बार पूछा जाता है, बोर्ड्स में तो बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है। और आपको देखना पक्का ही है ना, अभी तो फिलहाल के लिए ये जो 21 का साल है ये तो ऐसी है। बाई चांस अगर 22 तक आपके सब कुछ नॉर्मल हो गया तो आपके चांसेस, ये वाली डेरिवेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और ये आपसे ना डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेगा, लेकिन ना बहुत बारी कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे होता है, कैसे होता है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता है तो आप लोग निकाल नहीं पाओगे, अगर आप भूल गए तो वहाँ पे। तो डेरिवेशन सीख लो, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। पहले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं, ये बोलता है ये लो 2 पैरेलल प्लेट बना दी, ठीक है। मान लेते हैं ये σ1 है इसकी डेंसिटी, या प्लस सिग्मा मान लो, इसकी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक है। इसका जो एरिया है वो A मान लो, इसकी जो लेंथ ये डिस्टेंस है इसको D मान लो, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर दो कहाँ से भाई साहब, बैटरी से। किससे कर दो, बैटरी से। अब क्या होगा हमको पता है, अभी हमने क्या पढ़ा, अब कैपेसिटर बोल रहा है तो एक फॉर्मूला तो पक्का लगना जरूरी है। कौन सा, ये वाला, बिन इसके तो काम ही नहीं चलेगा, बिन इसके काम ही नहीं चलेगा, तो ये वाला तो लगना जरूरी है। हम निकाल के रहे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ही निकालेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर कुछ निकाल रहे तो क्या निकालते हैं, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ही निकालते हैं। तो ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे करके होगा नहीं मेरे भाई, ये नीचे आएगा ऐसे करके, ये V। इसका मतलब Q पे मैं कुछ कर सकता हूँ, ज्यादा कुछ तो नहीं हो सकता इसका। किस पे कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ V पे। V पे क्या क्या करूँ बता, यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, सपोज करो यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, तो ये प्लस माइनस हो गया। प्लस माइनस हो गया मतलब इसमें से क्या बहनी शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बहनी शुरू हो जाएगी, तो V का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फॉर्मूला याद आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही याद आ रहा है। कौन सा वाला जो हमने कल पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इक्वल्स टू V अपॉन एक्स, यही पढ़ा था भाई, यही लिखेंगे E इंटू, अभी यहाँ पे क्या है एक्स तो नहीं लिखूंगा, यहाँ पर क्या है D है डिस्टेंस, यहाँ पे सिर्फ D लिखूंगा, यही तो लिखूंगा। अब ये वाला मैं यहाँ रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। मैं इसको ना थोड़ा पता है कैसे लाना चाहता हूँ लास्ट में, कि मैंने Q को कटा दूं, Q को मैं हटा दूं इधर से। कैसे कटाऊंगा अभी तो नहीं कर सकता, तो मैं थोड़ा बहुत D में तो मैं कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन ला नहीं सकता, किस में ला सकता हूँ, E में ला सकता हूँ। कैसे ला सकता हूँ बताओ मेरे को। मैंने एक और फार्मूला बोला था जो बहुत इंपॉर्टेंट बोला था, ये वाला फार्मूला याद है, ये फार्मूला याद है, बस अगला यहाँ पे रख देता हूँ। तो अब मेरा जो V आएगा वो कितना आ जाएगा, सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी भी कट सकता है क्या मेरा Q, नहीं कर सकता। D में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। एप्सिलॉन में करके फायदा नहीं, बचा कौन सा, सिग्मा। सिग्मा मेरे को याद आ गया, ये मेरा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, कितनी होती है, Q अपॉन A। बस मेरे को दिख गया Q, मैं रखूंगा यहाँ पर, सीधा यहीं पे रख देता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू C इक्वल्स टू, यहाँ पर तो Q ही होगा अपॉन जो V है ना, V की जगह पे हमने अभी तक यहाँ तक पहुंच चुके हैं ना, इसकी जगह पे डायरेक्ट यही लिख देता हूँ ऐसे। अब मेरा सीधा Q से Q कट गया, ये आ गई मेरी डेरिवेशन पूरी, डेरिवेशन पूरी कंप्लीट। क्या था यार फॉर्मूले में, ऐसे पहले क्या करना था, कैपेसिटर मैंने देखा कैपेसिटर है, इसका मतलब मैं तो कैपेसिटेंस ही निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, ये फॉर्मूला है मेरे पे, एक ही तो फॉर्मूला है, ये निकालूंगा। उसके बाद दोनों को देखा मैंने कहा मैं किस में कर सकता हूँ, मैं तो V में कर सकता हूँ सिर्फ। मैंने ये लिख दिया V का, क्यों लिखा ये V, क्योंकि यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड बहरी होगी, पक्का बहरी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए मैंने क्या कर दिया E लिख दिया। अब मैंने कहा अभी तो मेरा कुछ ना ज़्यादा कुछ मैं कटा कुटा तो सकता नहीं हूँ, ये मेरे को थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, इसमें और तोड़ दिया इसको, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट में। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट देखा, मैंने कहा सिग्मा को मैं और छोटा तोड़ सकता हूँ, कैसे, Q अपॉन A सरफेस चार्ज डेंसिटी,
फिर उसके बाद मैंने देखा क्यू क्या कर रहा है, यहां से कट जाएगा, तो कट जाएगा तो ये आ जाएगा। तो इससे मेरा ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, ना मैं ए को तोड़ सकता हूं ना मैं डी को। आप बोलोगे लेंथ, और ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और ये लेंथ होता है। अरे मेरे भाई इधर सुन, ये जो एरिया है ना, ये प्लेट का एरिया है, समझ में आया? ये जो एरिया है ना, ये है प्लेट का, और जो ये डी है ना, ये डिस्टेंस है बीच में, डिस्टेंस बिटवीन है प्लेट्स। इसीलिए मैंने ना डिस्टेंस और लेंथ और ब्रेथ इसको फर्दर नहीं तोड़ा। समझ में आया क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि इनकी डायमेंशंस ये सेम चीज की नहीं है, ये अलग अलग चीज की है। तो इसका मतलब मेरा जो कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर का, अगर मेरे को कैपेसिटेंस बढ़ाना है या कम करना है तो वो किस पे करेगा? या तो मैं एरिया बढ़ा दूं, किसका बढ़ाऊं एरिया? प्लेट्स का एरिया बढ़ा दूं, ये वाला, तब मेरा क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। या मैं क्या कर दूं, इनके बीच का डिस्टेंस कम कर दूं, तब भी बढ़ जाएगा। आप बोलोगे डिस्टेंस कम क्यों, इसको क्यों नहीं बढ़ाना? अरे भाई जितनी ये बड़ी वैल्यू होगी उतना तो आपका ऊपर वाला छोटा आएगा ना। क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये जितना बड़ा उतना छोटा। ये मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसको बड़ा करना चाहता हूं। बड़ा कैसे होगा? मेक इट लार्ज। कैसे करके होगा? ये होगा जब मैं डी को छोटा कर दूं। तो ये दो फैक्टर्स हो गए। और किस पे करता है पता? मटेरियल आपका ना किस चीज का बना है, प्लेट्स का मटेरियल क्या है उस पे भी करता है, समझ में आया? लेकिन कभी दो चीज पे नहीं करता, ना ही आपका क्यू पे करेगा ना ही आपका वी पे करेगा। इन दोनों पे कभी भी कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता। समझ में आ गया? कभी भी इन दोनों पे नहीं करता। किस पे करता है? मटेरियल ऑफ द प्लेट पे करता है। ये जो इसका जो प्लेट का मटेरियल होगा ना, वो कौन सा है, उस पे करता है कैपेसिटेंस। दूसरा, इन दोनों के बीच में मीडियम कैसा है, उस पे भी करता है आपका कैपेसिटेंस। समझ में आया? इस पे भी करता है डिपेंड। तो इन दो चीज पे करता है, लेकिन उन दोनों चीज पे तो कभी भी नहीं करेगा। और एक चीज पे करता है, किस पे? ये साइज, प्लेट वही है, एरिया ही है, ठीक है? कि साइज जितना बढ़ाओगे घटाओगे तो उतना आपका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, अगर बढ़ाओगे कम करोगे तो घट जाएगा। तो ये सब चीजें होगी जिन पे आपका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। यही पूछ लेगा। वैसे एमसीक्यू वाले आ रहे हैं भाई, ये ना छोटे छोटे जो कीवर्ड्स है ना जो मैं बोल रहा हूँ, इनको आप ना नोट कर लो। एक पॉइंट जैसे ऐसे करके लिखो, कैपेसिटेंस लिखो, डिपेंड्स अपॉन, तीन कर दो कि एरिया पे करता है, प्लेट्स के एरिया पे करता है, दूसरा ये मीडियम पे करता है, और ये जो साइज है, बस वही है कि। और अगर कभी उसने पूछ लिया कि अगर मैंने प्लेट्स का डिस्टेंस बढ़ा दिया तो क्या करता है? अगर जितना बढ़ाया डिस्टेंस उतना कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। तो ये भी लिखना कि जो सी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एल के, समझ में? ये डी के, और जो सी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ये भी लिखना, नहीं तो ये ना घुमा फिरा के ना आपको एक क्वेश्चन है ना, उसका घुमा फिरा के सेम ही क्वेश्चन देते हैं। लेकिन वो क्या, आपको अगर पकड़ में आ गया क्वेश्चन, बस आप वहीं से कर लो। नहीं आया तो आप हर बार गलत करके आओगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैपेसिटेंस का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन दो ही तो तरीके से पढ़ते हैं आज तक, जैसे रेजिस्टेंस का ही पढ़ते हैं, क्या होता है? सीरीज और पैरेलल। लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, इसमें जस्ट रिवर्स होता है। जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ते हैं ना, फॉर्मूला जो होता है उसका वो जस्ट उल्टा हो जाता है। कैसे, वो अभी दिखाता हूं। अगर मैं बात करता हूं सीरीज की, तो सीरीज में तो ऐसी करके जुड़ती है चीजें, ऐसी करके जुड़ती है चीजें। और एक और चीज हमेशा ध्यान रखना, सीरीज में आपका करंट कांस्टेंट रहता है। करंट कांस्टेंट, अगर करंट कांस्टेंट है तो करंट क्या होता है? आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी लिखते हैं। इसका मतलब आपका जो क्यू होगा वो भी आपका कांस्टेंट ही होगा। और जो आपका पैरेलल होता है, पैरेलल में क्या होता है? आपका वी कांस्टेंट होता है। समझ में आया? क्या होता है? वी कांस्टेंट होता है। तो इसे हमेशा ध्यान रखना। तो ये हो गया यहां पर से आपका आई कांस्टेंट। लेकिन मेरे को इसमें तो आई की तो जरूरत पड़ती नहीं है, तो मैं क्या लिख देता हूं, इसमें क्यू कांस्टेंट रहता है। सब में क्या होगा? क्यू आपका कांस्टेंट होगा। लेकिन इसके और इसके बीच का पोटेंशियल V1 होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो बदलता रहता है। यहाँ पे V2 हो जाएगा, वहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल तो अलग अलग होगा। लेट से के लिए मान लेता हूँ V1 का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? Q अपॉन C1। इसका अगर C1 मानता हूँ, इसका C2 मानता हूँ, इसका C3 मानता हूँ कैपेसिटेंस, ये हो जाएगा। जो आपका V2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? Q अपॉन C2। और जो आपका V3 हो जाएगा Q अपॉन C3। ऐसी करके होगा। अब आपका जो टोटल वोल्टेज है वो कैसे निकलेगा? टोटल वोल्टेज होगा टोटल Q अपॉन जो टोटल इसका कैपेसिटेंस होगा, इस पूरे सीरीज का जो टोटल कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, उसको CT मान लेता हूं मैं। तो टोटल वोल्टेज कैसे निकालूंगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका Q अपॉन CT, यह आ जाएगा आपका Q अपॉन C1, यह आ जाएगा Q अपॉन C2, यह आ जाएगा Q अपॉन C3। बस इससे ये तीनों कट जाएंगे। 1 अपॉन CT इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बस ये आ गया आपका आंसर।
ये आ गया। कैसे करके हुआ? रेजिस्टेंस में क्या होता था सीरीज का? ये होता था। लेकिन अब यहां पे जितने भी लगाना चाहो, चाहे आप n लगा लो, चाहे 1000 लगा लो, चाहे करोड़ लगा लो, ऐसे करके 1/n करके करना पड़ेगा। लेकिन रेजिस्टेंस में कैसा होता था? ऐसा होता था सीरीज में, ठीक है। और ये ऐसी करके क्या होता है? पैरेलल में होता है कैपेसिटेंस के। कैसे? वो देखो अब आपका पैरेलल में कैसे होगा? फिर पैरेलल में ये देखो ऐसे करके होता है पैरेलल, 1 2 और ये 3, और ये जुड़ गया फिर से आपका बैटरी से। सपोज करते हैं इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, लेकिन यहाँ पे देखो वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज सेम रहेगी, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका Q1 Q2 Q3 बढ़ जाएगा, ऐसे करके बढ़ जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो आपका जो टोटल कैपेसिटी वोल्टेज होगी वो कितनी हो जाएगी? इस बार तो क्या होता है? वोल्टेज होता है ना इसमें कांस्टेंट, तो टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी आपकी? Q अपॉन C, Q अपॉन C हो जाएगी। लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे? टोटल चार्ज को कैसे करेंगे? सपोज करते हैं टोटल चार्ज Q था, तो हम लोग इस बार Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 करेंगे। ये करेंगे तो हम लोग यहाँ से Q निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा V इंटू C। ये टोटल आ गया, ठीक है आपका। अब आपका क्या होगा? ये फर्स्ट वाले से मैं निकालता हूं कितना चार्ज जाएगा इसमें, तो जो Q1 होगा वो कितना हो जाएगा? V इंटू C1। जो आपका Q2 होगा वो कितना होगा? V इंटू C2। Q3 होगा V इंटू Q3। अब यहाँ पे रखूंगा Q की जगह पे क्या रख दूं? V इंटू C रख देता हूँ, ठीक है। ये वाली इक्वेशन में सीधा पुट कर रहा हूँ, ये रही, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? V ऐसे करके हो जाएगा, यहां से तीनों जगह से V कट जाएगा, इससे आपका ये आ जाएगा आंसर। बस, कोई दिक्कत आ रही है? डायरेक्ट ये हो जाएगा। रेजिस्टेंस में 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता था, इसमें ऐसा हो जाएगा। फिर से वही है, कितने भी लगाना चाहो, n लगाना चाहो आप, कितने भी लगाना चाहो, ऐसे करके होगा इसमें। अब अभी तक आप लोगों ने ये तो पढ़ लिया है कि जो कैपेसिटर होता है उसमें कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होता है, मतलब उसमें चार्जेस स्टोर होते हैं, लेकिन क्या वो कुछ एनर्जी स्टोर करता है? बिल्कुल करता है। कैसे करके करता है वो देखो। आप ये आपका एक कैपेसिटर है, ये फिर से वही होगा, किसी एक बैटरी से जोड़ेंगे, यहाँ पर प्लस क्यों हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्यों, ऐसे करके होगा। अब आपको इसकी एनर्जी निकालनी है। अब एनर्जी कभी भी निकालनी होती है, मैंने आपको बता रखा है क्या निकालना पड़ेगा? वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क क्या होता है? W इक्वल्स टू, आप कहोगे इसमें तो हमने कुछ वर्क नहीं पढ़ा कैपेसिटेंस का, आपने वोल्टेज के टर्म्स में पढ़ा है कुछ, बस वही बताओ मेरे को, कितना होगा? V इंटू क्यू। V इंटू क्यू होता है। लेकिन आप मेरे को ये बताओ, कभी हम पूरा वर्क एक साथ निकाला है आज तक जो आज निकालेंगे? नहीं निकाला है, तो आज भी नहीं निकालेंगे। मैं बोलता हूँ मैं छोटा सा वर्क डन निकालता हूँ, जब मैं यहाँ से छोटा सा चार्ज dq पास कराता हूँ, तो dq पास करवाया, समझ में? अब क्या होगा? हम लोगों को पता है v इक्वल्स टू क्या होता है? q अपॉन c होता है। ये v की जगह पे रख दूंगा, ये कितना हो जाएगा? q अपॉन c, यहाँ पे dq। अब आपका ये आ गया इंटीग्रेट टोटल वर्क आने के लिए 0 से लेके q चार्ज तक का। सपोज करते हैं ये छोटा q ले लो आप, ये ले लो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? w हो जाएगा, टोटल वर्क w हो जाएगा। यहाँ पर का इंटीग्रेशन करेंगे 1/c, सिर्फ q का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 पावर है तो क्या हो जाएगा? 1 पावर बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? q स्क्वायर अपॉन भी हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर q अपॉन 0, w कितना हो जाएगा? q स्क्वायर अपॉन ये आपका आ गया वर्क। एक ये फॉर्मूला हो गया। और क्या कर सकते हो? अब यहाँ पे q की वैल्यू रख दो, q क्या हो जाएगा? v इंटू सी। अब एक और फॉर्मूला आ जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा? v इंटू सी, दोनों का स्क्वायर, ये अपॉन में एक सी था कट जाएगा, w कितना आ गया? हाफ सी वी स्क्वायर, बस हाफ सी वी स्क्वायर आ गया। ये पता है किसकी तरह आ गया है वर्क? थोड़ा बहुत देख लो आप, इसको इससे याद कर सकते हो, करना है तो काइनेटिक एनर्जी की तरह। हाफ भी वैसी, एम सी आ गया उसकी जगह पे, और वी वेलोसिटी की जगह पे क्या आ गया? वोल्टेज आ गया। आप यहाँ से भी याद कर सकते हो, है ना? है ना? बढ़िया, आप यहाँ से कर लो याद। डाइलेक्ट्रिक हमने पढ़ा है ना, तो क्या उसका कुछ इफेक्ट होता है कैपेसिटेंस पे अगर हम लोग कैपेसिटर के अंदर डाल दें उसको? वो देखें इसके बाद। लेकिन उससे पहले आप एक चीज बताओ, अभी हमने ये पढ़ा था ना, C इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा था? ये याद है? अभी ये पढ़ा था। तो ये तो क्या था? C हमारा जो हम लोग एयर था जब हमारे बीच में, किसके? दो प्लेट्स थी ना, उसके बीच में जब एयर था, अगर मैंने कुछ मीडियम डाल दिया, तो सपोज करो कुछ मीडियम डाला तो Cm ले लिया उसका कैपेसिटेंस, ये हो जाएगा एप्सिलॉन, ये हो जाएगा ये, ठीक है। इससे ये कट जाएगा। आप बोलोगे ए और डी में कन्वर्ट कुछ तो होगा चेंज, अरे क्यों होगा भाई? प्लेट मैंने उतनी बड़ी रखी है, डिस्टेंस मैंने उतना ही रखा है, बस उसमें क्या डाल दिया मैंने? कोई मीडियम में डाल दिया वो, बस। तो ये कितना हो जाएगा? C अपॉन Cm कितना हो रहा है? एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। क्या हो रहा है? एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन क्या होता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी।
इसका कितना आ गया एप्सिलॉन आर, Cm अपॉन सी। ये भी आप अगर निकालना है ना आपको, आप ये भी निकाल सकते हो। अगर कोई किसी मीडियम का आपको क्या दे रखा है, परमिटिविटी दे रखी है, आपको सी दे रखा है, मतलब जो एयर में उसका क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा, आपको किसी पर्टिकुलर मीडियम में निकालना है, आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन अ कैपेसिटेंस, तो हम लोग सबसे पहले फॉर्म बना लेते हैं इसको। ये आपकी 2 प्लेट्स होगी हैं, बड़ी बनी, ये तो क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस प्लस क्यू मान लेता हूँ, यहाँ पर माइनस क्यू मान लेता हूँ। अब प्लस और माइनस दिख रहा है, सबसे पहले क्या बनेगी बताओ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। मैं बना नहीं रहा हूँ बस इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो छोड़ो यार, बना ही देता हूँ। ये बन गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेट से मैं मानता हूँ ये क्या है, ई नॉट है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है मेरी, ई नॉट है। अब मैंने इसके ना अंदर कुछ एक मीडियम रख दिया। अब एक मीडियम रखा है, तो मैं यहाँ पर से थोड़ा मिटा देता हूँ, ये कुछ रख दिया मैंने मीडियम। ठीक है, पहले इन दोनों प्लेट्स के बीच में ना मैंने जो डिस्टेंस ली है वो मैंने ले ली है डी ले ली। चलो यहाँ पे भी कितनी, डी ले ली है। ये जो है ना, ये जो मैंने मीडियम डाला, इसकी मैंने क्या कर दी है, टी ले ली है मैंने, थिकनेस कितनी ले ली है, टी ले ली है। अब मैंने आपको बताया था, अगर आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक रखते हो अंदर, जैसे कंडक्टर में होता था, वो क्या करता था, प्लस से, आप बताओ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से जाती है, हमेशा प्लस से माइनस जाती है, प्लस से प्लस तो नहीं जाती है। तो यहाँ पर जो चार्जेस होंगे वो कौन से आ जाएंगे इस डाइलेक्ट्रिक के, माइनस वाले। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस वाले। क्यों, क्योंकि यहाँ से फिर से ऑरिजिनेट होनी है इसने, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस वाले आ जाएंगे। अब इतना हो गया। और अंदर की अगर मैं देखूं, ये इधर से इधर को चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो यहाँ पर ये भी अपनी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, कितनी बनाएगा, ईएम बना लेते हैं। ईएम मान लो, क्या मान लो, ईएम मान लो। चलो ठीक है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V1 मान लेते हैं, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V2 मान लेते हैं। ठीक है, V1 पोटेंशियल, V2 पोटेंशियल। अब आपने थोड़ा इसको, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, कैसे वो ही बताता हूँ। यही सेम कॉन्सेप्ट ना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के भी साथ चलता है, कि जो E यहाँ पर था ना, E अपॉन ई नॉट, ये किसके बराबर आता है, एप्सिलॉन आर के बराबर आता है। ये EM लिख सकते हो इसको। ये किसके बराबर आता है, एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ऐसे होता है, बिल्कुल नहीं, ये आपका होता है ई नॉट अपॉन EM, उल्टा होता है इसमें, समझ में आया। जैसे आपका ये था ना, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन आर के बराबर होता, ई नॉट अपॉन EM किसके बराबर आता है, एप्सिलॉन आर के बराबर। ध्यान रखना इसको। अब इसका यूज कैसे करके होगा वो मैं बताता हूँ। पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 को मैं क्या मान लेता हूँ, लेट से V मान लेता हूँ। क्या मान लिया, V मान लिया। ये किसके बराबर होता है, किसके बराबर होगा, अभी नहीं पढ़ा क्या हमने, V इक्वल्स टू क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं ना हम लोग, ये पढ़ते हैं ना हम लोग, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, चार्जेस भी दिख रहे हैं, आंख चमक जानी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक चार्जेस का आएगा, ये रख दो यहाँ पे E। अब मैं E कौन सा वाला लूं, ये कंफ्यूजन है। आप क्या करो ना, आप अलग अलग ले लो। एक बार E नॉट वाला ले लो। E नॉट में मेरे को पता था, यहां पर क्या था मेरा, अरे यहाँ पे डिस्टेंस है यार, यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस होता है ये, तो ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस से क्या लेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि पूरे इसमें होगा। क्या पूरे इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ दो। ऐसी तो हो रहा है ना, देखो मेरे भाई, जो E नॉट है ना वो पूरे इसमें जा रहा है, इतने को छोड़ के, इतने को छोड़ के बाकी पूरे में जा रहा है। तो इतने को छोड़ दूं, पूरे में से कैसे निकालूंगा, पूरे में से जब मैं इतना माइनस कर दूंगा आ जाएगा मेरा, ये आ गया प्लस जो EM है ये वाला, ये कितने में है, सिर्फ T एरिया, T में, T लेंथ में, इसलिए ये लिख दिया। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, E नॉट इक्वल्स टू D माइनस टी प्लस, यहां पर से आप देखो, यहां पर से आप निकाल लो, ये वाला कैसे करके हो जाएगा, E नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर किसके बराबर आ गया, EM के बराबर आ गया। अब EM के बराबर यहाँ पे पुट कर दूं, कितना हो जाएगा, E नॉट अपॉन ER इंटू टी, ये आ गया। अब आप क्या करो, आप यहाँ से E नॉट देखो कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो E नॉट को मैंने ले लिया कॉमन, ये कितना आ गया मेरा, D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। अब आपको ना एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है, जो ये T है ना आपका, ये ना बहुत छोटा है, किसके रेस्पेक्ट में, D के रेस्पेक्ट में, ये D के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है। तो ठीक है, ये आप मेंशन करना वहां पे, अभी तो फिलहाल के लिए है नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट टर्म वाले होंगे वो जरूर करना, जो नेक्स्ट सेशन वाले होंगे। तो E नॉट है। अब E नॉट को भी मैं क्या करूंगा, ये तो बहुत बड़ा आ रहा है यार मेरा, क्या आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है। मैं इसको थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करूं, जैसे मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में किया था। कैसे करके किया था, जो E नॉट था उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E नॉट को बताओ कैसे तोड़ सकता हूँ,
ऐसे ही करके तोड़ सकता हूँ ना, ये लिख दिया, उसके बाद ई नॉट को क्या लिख दिया, यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए लिख दिया। यही तो लिखा था, पिछली बार भी ऐसे ही करके तोड़ा था ना। यहाँ पर रख देता हूँ, लेकिन यहाँ से अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ। किस में रखूंगा, मेरे को निकालना क्या है, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट निकालना है कैपेसिटेंस पे, मतलब सी निकालना है। सी इक्वल्स टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यू अपॉन वी, या अगर मैंने छोटा क्यू लिया तो छोटा क्यू लिख देता हूँ। ये कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पर कभी लिखूंगा टी माइनस डी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये लिख सकता हूँ। इससे ये कट गया तो मेरा सी जो है वो कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। ये आपका आ गया फॉर्मूला डायरेक्टली। इसका मतलब जो अगर मैंने किसी डाइलेक्ट्रिक को रख दिया, जितना ज़्यादा उसका एरिया उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा, जितना ज़्यादा उसका एरिया होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। लेकिन जितना उसका क्या होगा, ये नीचे वाला पूरा जो टर्म है, ये वाला जो पूरा टर्म है डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर, ये वाला टर्म जितना बड़ा होगा, ये वाला टर्म जितना बड़ा होगा उतना ही आपका कैपेसिटेंस कम होगा। समझ में, उतना ही कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको छोटे छोटे ना वन वर्ड के पता है कैसे पूछे जाते हैं, इन्हीं के बीच से पूछे जाएंगे कि ये बताओ कि जैसे ये है, अब वो क्या पूछ रहा है कि इनमें से बताओ कौन सी टर्म है कि जिसको हम कम करेंगे तभी आपका क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर होनी चाहिए। अगर आपको डेरिवेशन आती है आप वहीं पर से कंफर्म भी कर सकते हो। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन करनी पड़ेगी इसकी, तभी जाके आपको आएगा ये। समझ में आ गया। तो अभी अगर आपको और ज्यादा पढ़ना है, आपको पिछला वाला रिवाइज करना है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो जिससे आपका आसानी से रिवाइज हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट वाले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बी सेफ।